हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे पूरा थ्योरी वाला पार्ट पहले। ठीक है, आइए पहले सॉल्यूशन का क्या करेंगे, इंट्रो कर लेंगे, ओवरऑल पूरा चैप्टर का रिव्यू। उसके बाद उसमें अराउंड 2 to 3 लेक्चर में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि सो डेट हमें देखना ना पड़े, ओके, और टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारा जो अभी ये लेक्चर चला है ये फर्स्ट है, जो हमने बताया था कि जेई नीट सीरीज के क्लास का। ठीक है, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। थ्योरी जो है पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो कॉमन है, आप जेई के लिए करो, नीट के लिए करो, इवन दो बोर्ड के लिए करो, उसमें भी अच्छे टाइप ऑफ थ्योरी आ रहा है। तो थ्योरी कम है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन का डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। जैसे जेई के लिए अलग से क्वेश्चन कर लेंगे, नीट के लिए अलग से पीवाईक्यू कर लेंगे, और बोर्ड के लिए अपना एनसीईआरटी एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो डिफरेंट सेगमेंट में होगा, बस थ्योरी इज अ कॉमन। ओके, तो थ्योरी सबको देखना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है, अगर पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अगर देखोगे, अगर सपोज करो ये हमारे पास कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है। हाँ, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ऐड किया। जब ये हमारा क्या था, सॉल्वेंट था। पहले समझो सॉल्यूशन होता क्या है। ओके, ये हमारा था सॉल्वेंट, इसमें हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट। ओके, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होता है तो क्या बन जाएगा, हाँ, हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे कहीं बीच बीच में सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएगा, जो बन जाएगा सॉल्यूशन। ओके, अब अगर देखोगे, ये सब पता भी होगा बट लिख देता हूँ, ये लेस अमाउंट में रहता है हमेशा। सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में रहता है। सॉल्वेंट क्या होता है, ये जनरली मोर अमाउंट में होता है ना, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का लेस होता है। अब इसके आप देखोगे ना, उसमें बुक में डिफरेंट टाइप ऑफ दे रखे, जैसे सॉल्यूट इन, अगर सॉलिड इन सॉलिड करोगे, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड करोगे, सॉलिड इन गैस करोगे, तो इसके सबके बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऐसे लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। ठीक है, तो ये एरोसॉल काइंड ऑफ टाइप है, तो उसको एक एक एग्जांपल है, देख लेना, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं समझाने वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो सपोज कहीं कोई बोला सॉलिड इन सॉलिड या सॉलिड इन लिक्विड, जस्ट एग्जांपल लो सॉलिड इन लिक्विड का, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड मतलब जो सॉलिड है वो दैट इज काइंड ऑफ सॉल्यूट, और जो लिक्विड है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड डाल रहे हो आप। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग का मेथड है, तो वो टेबल बना रखा है, उसको आप देख लेना। ओके, वहां पे इसको कुछ समझाने वाला नहीं है, जो समझाने वाला था मैंने बता दिया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, गैस इन लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ, गैस जो है सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। गैस इन लिक्विड, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ेंगे सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, तो गैस इन लिक्विड, तो इसका एग्जांपल हो सकता है CO2, डिजोल्व किया जाता है ना, जो कोक वगैरह होता है, तो ये हो सकता है। अब सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास, इसमें देखा हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन बन गया। अब ये डिपेंड करता है, अब यहां से आता है हमारे पास टर्म, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट पे कि कितना सॉल्यूट ऐड करोगे, तो हमारा जैसे बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है या कोई सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या फैक्टर आता है बेसिकली ये। अच्छा, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली आता है मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है। देखो पहली क्लास तो थ्योरी है, थोड़ा सा थ्योरी में समझना पड़ता है। ठीक है, तो मिक्सचर होता है होमोजीनियस, जो सेम टाइप ऑफ मिक्सचर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हमारा मिक्सचर होता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर इन वाटर, लाइक दैट, सॉल्ट इन वाटर, ये सब हमारा होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है ना, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, ये बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। ओके, बट व्हेन वी कम इन द केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करो किसी भी अमाउंट में, जैसे हमारे पास एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास में कि बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डज इट मीन, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे सपोज करो H2SO4, ओके, इसको हमने बोल दिया कॉन्सेंट्रेट। जस्ट एज्यूम करो इसमें हमने क्या किया, 60 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया, है ना, 60 ml ऑफ H2SO4 लिया, इसमें हमने ऐड किया 40 ml ऑफ वाटर, डाइल्यूटेड वाटर। ठीक है, क्या मतलब, ठीक है, तो इसमें हमने ऐड किया, तो ये हमारा एक टर्म बन गया। अब अगर एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग,
सेम H2SO4 ही लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने ले लिया 20 ml, जो कि लैब में मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, 20 ml, और 80 ml ऑफ वाटर। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उससे इफेक्ट होगा ना। तो अब ये हमारा देखो, इसमें सॉल्यूट जो है इसका अमाउंट ज़्यादा है। जब हमारा जो मेन इफेक्टिव पार्ट है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। H2SO4 में क्या आ गया, वाटर। अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में आयोग समझ गया, ऐसे HCl कोई भी केस होता है ऐसे ही होता है। अब कोई सपोज करो हमारे पास शुगर है, वाटर है, अब अगर तुमने 250 ml ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 टीस्पून आपने शुगर डाला, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन ए हो गया। अगर सपोज करो 250 ml वाटर लिया, उसमें 5 स्पून शुगर डाला तो हो गया। तो कंसंट्रेटेड कौन रहेगा ज़्यादा? ऑब्वियस सी बात है 5 स्पून वाला, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है ना, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये सब फैक्टर होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं डिफरेंट उस पर। ये हो गया। अब जो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है, एक टर्म आता है मेरे पास, क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, ये डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। अब जैसे सपोज करो इसमें रिप्रेजेंट कर, इसीलिए मैंने लिख रखा है, आता है मास परसेंट, है ना। तो जो पहला इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आता है हमारे पास आता है मास परसेंट। इसे हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा, इसी को हम ना वेट बाय वेट बोलते हैं या W/W बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी मास ऑफ सॉल्यूट होगा, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, है ना। ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। मे बी बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछ ले 1 मार्कर में, MCQ में, ठीक है। 100 और नीचे आएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट डाला, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये याद रखना, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन बेसिकली लिक्विड होता है, तो उसका डेंसिटी गिवन होगा, मास बाय वॉल्यूम से उसका आप अमाउंट निकाल सकते हो कितना उसका मास है। ओके, तो दूसरा ऐसा अगर मान लो आ गया हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, तो ऊपर मास ऑफ टोटल, मतलब मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में इंटू 100 कर दो, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये वेट बाय वॉल्यूम आ गया। अब ऐसे और आता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे PPM एक टर्म और आता है हमारे पास, इसको भी लिख देता हूँ। तो ये सब लिख लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इंटू 100। अब एक टर्म और आता है PPM और PPB। तो इसमें जब इसका मतलब क्या होता है, PPM मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके, आई होप लिख लिया होगा, सो डैट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। तो जैसे अगर इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया, इसके बाद हेनरी लॉ करेंगे, फिर राउल्ट्स लॉ आता है, फिर आइडियल नॉन आइडियल आता है, देन फॉलोड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवेंट्स ऑफ फैक्टर, वहाँ से उसकी एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। तो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, बेसिकली अब देखेंगे जो मैंने बताया था PPM का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका टोटल इंटू 10 की पावर 6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं PPM में, 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 10 की पावर 6 करते हैं। जब कभी भी कोई भी अमाउंट बहुत छोटा होता है ना, बहुत कम अमाउंट में होता है, प्रेजेंट होता है, तो हम लोग उसको PPM में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। PPM में कब करते हैं, जब कभी भी सॉल्यूट का जो भी अमाउंट है बहुत कम है, जैसे 0.00005। अब इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम PPM में करेंगे कि 5 PPM प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे 0.5 PPM ये प्रेजेंट है, ठीक है। इतना लिखने से ऐसा। अगर मान लो PPB आ जाए, PPB क्या होता है, बेसिकली लिख लेना ये ना फॉर्मूला, PPB क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। इसमें क्या होता है, सब कुछ फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट होता है तो हम PPB यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ से जो अब इसके बाद आ रहा है, अब यहाँ से तुम्हारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया,
क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन अगर देखोगे हमारे पास जो आता है नेक्स्ट पार्ट मोल फ्रैक्शन, ये भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इकाई से करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय इकाई। अब अगर देखोगे जैसे कोई मान लो सपोज करो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ए प्लस बी दैट गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका फाइंड आउट करना है, ए, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मतलब एन ए अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब एन ए प्लस एन बी। अब जितना मान लो अगर 3 फैक्टर का तो 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन होता है गिवन वेट अपॉन में उसका मोलर मास, जो भी सॉल्यूट का वेट है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास तो फाइंड आउट करना आता है, तो हम लोग ऐसे इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मान लो बी का करना है तो सेम कर लो, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। अगर सपोज करो ये एक चीज टर्म ध्यान में रखना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 की इक्वल होता है, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन में इतना ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल्स में आएगा कर लेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टर्म आता है मोलेलिटी, ठीक है। मोलेलिटी का, मोलेलिटी में क्या होता है बेसिकली अगर देखोगे मोलेलिटी, तो ये ना पता होना चाहिए, 11th में था, पता होना चाहिए। पहले तो डिफाइन ध्यान कर लो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले तो ये डिफाइन थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ना, जो डिफाइन करो पता होना चाहिए कि कैसे क्या है। अब यहाँ पे जैसे सॉल्यूट है ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, इसका भी ml नहीं दिया, सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोलेलिटी, ओके। तो अब इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्या होगा, नीचे सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। n क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया, वी नो डेट n इक्वल्स टू द वेट अपॉन में मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, है ना, ये बन जाएगा मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आ जाएगा सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये ध्यान में रखना। ये बहुत लोग W1 W2 करते हैं, दैट इज कंफ्यूजिंग पार्ट, तो एग्जैक्ट लिख लो, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन kg, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, याद रखना, या यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन kg में। अगर kg में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करोगे, ग्राम में तो ऊपर जाएगा, रेसिप्रोक होगा, तो जो फाइनल हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अगर ग्राम में है, वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलेलिटी का, ओके। ये पता होना चाहिए, ये क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी यूज होने वाला है, और दैट इज बेसिक टर्म ऑफ मोलेलिटी, मोलेलिटी, ये सब तो 11 से पढ़ते आ रहे हो, तो ये पता ही होना चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर देखेंगे इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है भाई, मोलेलिटी का यूनिट होता है मोल पर kg। कैसे, जो नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उनका यूनिट मोल होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, kg में है, तो मोल पर kg, और मोलल MOLAL मोलल, ठीक है, ये हमारा इसका यूनिट हो गया। तो इतना पार्ट ध्यान में रखना कि मोलेलिटी क्या होता है, कि वो फॉर्मूला ध्यान में रखना, और क्या होता है, एक चीज और ध्यान में रखना, जो मोलेलिटी होता है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्यों, अभी बताता हूँ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सब पार्ट ना MCQ में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट टाइप का, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। रीजन क्या हो, क्योंकि इसमें मास वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है, बट मास से रिलेटेड तो कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि मास पे कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ता ना, जनरली वॉल्यूम पे पड़ता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ओके। तो मोलेलिटी वाला पार्ट आई होप हो गया।
अब इसके बाद जो हमारा इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लास्ट वाला आता है दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हमें पढ़ना है। अब मोलैरिटी में क्या होता है बेसिकली, अगर देखोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग कैपिटल एम से करते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लिख लेना, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके, तो अब अगर हम लोग देखेंगे इसमें, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्म, एन का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट एन इक्वल टू द वेट अपॉन में मोलर मास। व्हेन वी पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट वी विल गेट, weight of solute dissolve in weight of solute, okay, divided by molar mass of solute into volume of solution. Okay, it should be in liquid, but if volume is in ml, so what we will do, molarity equals to the weight into 1000 divided by molar mass into volume if it is in ml. So this formula you will we going to use for molarity. Okay, what will be the unit of molarity, first mole per liter ton or molar, MOLAR. Okay, so this is a kind of concentration term. Okay, what we will studied here, first different type of, जैसे like volume by volume, weight by volume, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये हो गया। हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, हमने मोलैलिटी पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा। तो इसमें मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, अभी पढ़ोगे राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, वहाँ सब ये आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब अगर देखें, हो रहा है ना रिकॉर्ड, अगर हम लोग इसको देखें, हमने क्या क्या कर लिया, इतना पार्ट कर लिया। अब इसमें ना एक चीज़ ध्यान में रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, कभी एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो फिर पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या ध्यान में रखना, जो मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म आ रहा है। तो जो हमारे पास पहला फैक्टर आता है, ये लिख लेना नोट करके, ऐसा बनाना, ये लिख लिया जितना, इसके बाद लिखना नोट, पहला मोलैरिटी इज टेम्परेचर, ठीक है, मोलैरिटी इज, एक ब्लू मार्कर देना, मोलैरिटी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्यूम का फैक्टर आ जाता है और सब सारे फैक्टर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे चलें तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया क्योंकि वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। जो दूसरा हमारे पास नोट आएगा वो आएगा जितने भी टर्म है रिमेनिंग, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ठीक है, और भी जो कंपोजिशन वाले टर्म पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब क्या है, ऑल आर टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मैंने नोट करके लिखवाया है, ये नोट करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 1 स्टार दे देना। ठीक है, ओके, तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, रीजन पूछे बोल देना ड्यू टू वॉल्यूम। ओके, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारे फैक्टर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, ये वाला इतना पार्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स में। अगर सपोज करो, ओके, इरेज कर दूं, आई होप इसको लिख लिया होगा आपने। अब इसमें हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर इसमें देखोगे बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, कि जैसे सपोज करो, फिर से भाई बताता हूं इसको बना के,
जैसे हमारे पास है यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किया सॉल्यूट पार्टिकल, तो यहाँ पे हमारा जो बन गया, यहाँ पे जो हमारा बन गया, क्या बन गया, इधर बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें देखोगे जो इसके टाइप आते हैं, अब डिपेंड कर देगा जो हमारा सॉल्यूट है, इट कैन बी लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड का भी तो केस हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, हो सकता है सॉलिड जो सॉल्यूट पार्टिकल वो सॉलिड हो और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो, तो ये केस बन गया सॉलिड इन लिक्विड का आ गया, इसीलिए मैंने बोला था वो चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। हो सकता है मे बी इन सम केसेस कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल हो वो क्या हो, गैस हो, और जो सॉल्वेंट हो वो हमारा लिक्विड हो, जैसे हमारे पास जो कोक वगैरह होता है उसमें CO2 गैस होता है, उसको हाई प्रेशर में हम लोग फिल करते हैं ना कोक में, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे। देखो थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एसर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, MCQ में पॉसिबल है, तो थ्योरी यस एक बार करना है तो अच्छे से पढ़ लो ना यार, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, यू डोंट हैव सेकंड ऑप्शन। ओके, तो हम लोग जो पहला देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, जो हमारा पहला फैक्टर आएगा क्या आएगा, सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था सॉलिड इन लिक्विड का मतलब जो ये सॉलिड पार्ट है ये, दैट मीन्स सॉलिड विल बी सॉल्यूट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया ना। इसका पढ़ने का समझो, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अब अगर देखेंगे तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बेसिकली अगर देखो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब वो देखागा कि उसमें जाके जब जैसे आपने सॉल्यूट डाला सॉलिड में सॉल्वेंट में, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई वो उसमें डिजॉल्व है कि नहीं है, डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, टेम्परेचर पे, नेचर पे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है, हो सकता है वोलेटाइल हो सकता है नॉन वोलेटाइल हो, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट का हो सकता है पोलर हो, नॉन पोलर हो, ये सब पे सारे फैक्टर, तो ये आ गया नेचर में, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा हमारा जो फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो सॉल्युबिलिटी पे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितना सॉल्युबिलिटी है, वो उसमें सॉल्युबलाइज होना चाहता है कि नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं मिसिबल या मिसिबिलिटी। ओके, थर्ड जो हमारा आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो टेम्परेचर वाला फैक्टर है ना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भाई एंडोथर्मिक होता है, तो एंडोथर्मिक में तुम्हें हीट देना पड़ता है वो ओवरऑल सॉल्यूशन को सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मान लो कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में दाल वगैरह बनता है, तो जो दाल है वो पानी में डाला वो तुरंत तो सॉल्युबल नहीं है ना, सॉल्युबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए उसको टेम्परेचर देते हैं, है ना, टेम्परेचर दिया तो वो क्या हो गया, उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गया तो उसमें मिक्स हो गया, सॉल्यूशन ही तो बन गया, दाल इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो उसे क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो टेम्परेचर का फैक्टर आता है, टेम्परेचर कभी कभी हम लोग देते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, किसी किसी फैक्टर में टेम्परेचर देने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी होता है, यस, अभी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं, अब जैसे देखोगे हमारे पास तो जो पहला आएगा, अब जैसे आया डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट मैंने बता दिया कि डाइल्यूट में क्या होगा, इसमें आता है ना दो तीन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, लेस होगा, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ऐसा अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, मोर है, इंक्रीज मत लिखो, मोर लिखो, ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने 250 ml ऑफ वाटर, उसमें हमने 1 टीस्पून ऑफ शुगर डाला, पहला एग्जांपल। दूसरा 1 स्पून ऑफ वाटर में 5 टीस्पून ऑफ वाटर डालें, ये दूसरा। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा, 5 वाला, ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब इसमें जो फैक्टर डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर क्या डिपेंड करेगा, तो इसमें ये तो लिख लेना और बुक से भी पढ़ना। देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना। तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला जो आएगा हमारे पास
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट का नेचर कैसा है, मैंने बताया ना, पोलर, नॉन पोलर, डिसॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, हीट का क्या फैक्टर आएगा, तो ये सब उसमें है। तो इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट में ध्यान में रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फैक्टर, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक केस ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, तो पहले मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल बाद में दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलर विल डिसॉल्व इन ओनली पोलर मॉलिक्यूल, मतलब पोलर डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर डिसॉल्व होगा किसमें, नॉन पोलर में। इसका मतलब ये हो लाइक डिसॉल्व लाइक एंड वाइस वर्सा कर लेना। ओके, जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल क्या होता है, पोलर होता है। पोलर बेसिकली कैसे हम लोग दिखाते हैं कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है, तो इसका जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ वाटर का, ठीक है। वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो डाइपोल मोमेंट अगर देखोगे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ पुल आउट करेगा, इधर भी अपनी तरफ पुल आउट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो म्यू नेट आएगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 0 आ गया, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में 0 आ गया, मान लो सपोज करो हम लोग लेते हैं OCl2 मतलब, है ना, जैसे मान लो हम लोग लेते हैं BF3, ये थोड़ा क्लासिकल एग्जांपल हो गया कि उसका रिजल्टेंट वगैरह निकाल के देखते हैं, या BeCl2 ले लो, बेरिलियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर BeCl Cl, अब ये अपनी तरफ पुल आउट करेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ पुल आउट करेगा, तो इसका जो म्यू नेट आएगा कैंसल आउट हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो 0 हो गया। तो अगर म्यू नेट किसी का 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डन। तो इसमें देख लेना, अब पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर, तो वाटर क्या है, पोलर है, ये तो पता चल गया। ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, ये पोलर है। अब ये एथनॉल, अल्कोहल क्या होता है, एथनॉल ही होता है, CH3 CH2 OH। तो अब ये अगर इसका डाइपोल मोमेंट देखोगे, ये अपनी तरफ पुल आउट करेगा, ये अपनी तरफ, तो इसका 0 तो नहीं होगा, है ना, तो इसका भी म्यू नेट 0, तो पोलर क्या होगा, आपस में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब ऑयल इन वाटर क्या होता है, पोलर है, ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेसिकली, नॉन पोलर, तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना सॉल्युबिलिटी का फैक्टर कि पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। एग्जांपल लिख सकते हो, पोलर का डिसॉल्व का एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेसिकली पोलर का एग्जांपल C2H5OH, क्या हो गया, एथनॉल इन वाटर, ठीक है। और सारे एग्जांपल हो गया। इसका डिसॉल्व क्या होगा, इसका एग्जांपल हो सकता है ऑयल इन वाटर, केरोसिन ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, ऑयल इन वाटर, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, समथिंग, सब वाटर में पोलर नॉन पोलर है ना, तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज हमारा आ गया पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हो सकता है सॉल्यूट पोलर हो सकता है सॉल्वेंट पोलर हो, तो ये देख लेना। ओके, जो था मेन पॉइंट मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इंपॉर्टेंट है जो टेम्परेचर। यस, जो हमारा सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, लिखो सब, ठीक है। ये अभी हम लोग क्या करें, इसमें डिटेल्ड चल रहे हैं तो हम सब कुछ कवर करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बना रहा हूँ तो ये अच्छे होगा, आगे के लिए हर चीज़ में वैलिड होगा, और अच्छे से इसको मेहनत एफर्ट लगाना पड़ेगा दोनों लोगों को, मुझे भी और आपको भी। सेकंड है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे क्या फैक्टर पड़ेगा, अगर मैं इसको समझाऊँ, जैसे मान लो कोई चीज़ है, सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में डाला, डिसॉल्व हो गया, जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट भी NaCl पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो डिसॉल्व हो गया क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक। वैसे सॉल्ट का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो अराउंड 900 के आसपास होता है, 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। बट वाटर में जैसे डालते हैं वो मेल्ट डिसॉल्व हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है Na+, क्योंकि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 73 के आसपास होता है, ज़्यादा होता है, दैट्स वो आयंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जितने भी आयंस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं,
बट बहुत सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल हैं जो डिजॉल्व नहीं होते, जैसे जो कि ले लो दाल वाले एग्जांपल ले लो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना, कि डिजॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसमें जो टेम्परेचर आएगा हमारे पास, इसमें लिख लेना 2-3 फैक्टर। पहला इसमें लिखो टेम्परेचर में, तो याद जनरली क्या होता है, जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। तो पहला जो इसमें केस लिखोगे, पहला पॉइंट इसमें लिख लो, जो इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, वो अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब उसका एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है, तो मतलब दैट मीन्स नेगेटिव स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ना। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है, जब उसको एनर्जी रिलीज करता है, नेगेटिव मतलब एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करता है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ती है, उसको वो रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो अपने आप से रिएक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये आ गया, ये समझ में आया। अब ये है इसका मतलब, जो भी इसका मिक्स कर रहे हैं डिसोल्यूशन नेगेटिव है, इसका मतलब जो डिसोल्यूशन है, जो डिसोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक है तो मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी, क्योंकि वो खुद से एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब जो अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा ना, इस एक्सोथर्मिक के केस में। ये याद रखना, केस इंपॉर्टेंट है एक्सोथर्मिक वाले में। एक्सोथर्मिक वाले में जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, ये ध्यान में रखना, ये पक्का आएगा। टेम्परेचर वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, किस केस में, एक्सोथर्मिक के केस में, ठीक है। ये कभी ये देके पूछ सकता है, नेगेटिव है तो डिसोल्यूशन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्योंकि वो पहले से एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, एनर्जी मतलब हीट सॉरी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है अगर वो पहले से एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ठीक है। जैसे अगर वाटर है हमारे पास, वाटर में हम लोग जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह डालते हैं, चूना वगैरह डालते हैं, तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, वो हीट रिलीज करता है। अब उसको हीट करने का रिक्वायरमेंट होता है, नहीं होता है। अगर हीट करोगे तो वॉलेंट रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वो ऐसे आ सकता है स्टेटमेंट बेस में। जो दूसरा हमारे पास आता है, अगर सपोज करो जो हमारा डिसोल्यूशन है ऑफ सॉल्यूशन का, जो इंथैल्पी चेंज है वो अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब वो पॉजिटिव में वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, मतलब एनर्जी का रिक्वायर्ड है। जब देखो जिस चीज़ में जिसको जो रिक्वायर्ड होगा वो दोगे तभी काम बनेगा। जैसे अगर एनर्जी का रिक्वायर्ड है, हीट का रिक्वायर्ड है, आप हीट दोगे, यस दैट विल बी गुड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अगर हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप हीट दिए जा रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड ना। तो किसी भी चीज़ में हो तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ भाई, पॉजिटिव का मतलब हुआ हमारे पास जो डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्यों, क्योंकि इसको हीट का रिक्वायरमेंट है, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा, अब इसके लिए क्या फैक्टर आएगा, फिर जब आप टेम्परेचर दोगे, क्योंकि एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, तो टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। यस, सॉल्युबिलिटी। तो ऐसा सब हमेशा नहीं बोल सकते हो आप कि भैया कभी भी अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ही होगा, नहीं, हमेशा नहीं बोलना। वो केस देखना है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो यस डेफिनेटली इट विल हेल्प इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक, उसमें क्या होगा, टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ये हमेशा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेना कि केस कौन सा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, नेचर तो यस वो देख लोगे कि लाइक डिजॉल्व लाइक हो रहा है, पोलर पोलर में हो रहा है, नॉन पोलर, तो बट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसीलिए मैंने डबल स्टार दिया, ठीक है। तो ये एकदम आना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए। इसमें नीट में इसके बेसिस पे आज से 2-3 साल पहले ही पूछ रखा है PYQ में, जब PYQ करेंगे तो देखेंगे, ठीक है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग,
टेम्परेचर वाला फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड फैक्टर, कितना मिनट हुआ, इसके बाद सेकंड फैक्टर जो आता है हमारे पास, अच्छा थर्ड आता है कितना 35, ठीक है। तो हमारे पास जो आता है थर्ड फैक्टर प्रेशर का, हमने क्या देखा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा देखा टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमने क्या देखा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एंडोथर्मिक है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक, वो सब देखा हमने। अब प्रेशर का टर्म आता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, याद रखना, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नो इफेक्ट होता है, प्रेशर का नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द केस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड केस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा केस आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड में क्या होगा, बेसिकली लिक्विड ही सॉलिड है, सॉल्यूट है, और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। तो मतलब हमारे पास सॉल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस हो गया, ठीक है। तो लिक्विड इन लिक्विड में हमारे एग्जांपल जैसे एथनॉल इन वाटर हो गया, एथनॉल क्या है, सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो ये हमारा लिक्विड इन लिक्विड का केस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टर्म आता है गैस का, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड का बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं हुआ है, ठीक है, वो रीडेबल भी है, तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आता है लिक्विड इन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्या आएगा, गैस इन लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, गैस इन लिक्विड का, जो गैस है वो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है ना, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, इसका मतलब ये हुआ। अब अगर इसमें देखोगे तो बेसिकली जो सबसे मैंने बताया कि टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, यस ऑब्वियस सी बात है कि उसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा है वो सब भी डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ, अगर मान लो जैसे हमारा एग्जांपल होता है गैस इन लिक्विड का हो गया, जैसे CO2 होता है ना, डिजोल्व करते हैं हम लोग कोक में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, तो CO2 को क्या करते हैं, हाई प्रेशर में हम लोग डिजोल्व कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड वाला केस, ठीक है। अभी हेनरी लॉ इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ, सब गैस इन लिक्विड के फैक्टर पे आएगा ना। अब गैस का आ गया तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आएगा, याद रखना, प्रेशर का इफेक्ट कब आता है, जहाँ पे बेसिकली गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं ना, है ना, तो वहाँ पे प्रेशर का फैक्टर आएगा, ओके। तो जितने भी इसके बाद स्टडीज होगा, राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, आइडियल नॉन आइडियल, सब वहाँ पे हम लोग पार्शियल प्रेशर का बात करेंगे, ठीक है। तो गैस इन लिक्विड में जो हमारा मेन पार्ट आता है, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो जो हमारा नेचर ऑफ तो हो गया, नेचर वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखोगे टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस इन लिक्विड में, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जनरली सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है हमारे पास, क्योंकि एक्सोथर्मिक, जनरली गैस इन लिक्विड में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि गैस का स्पॉन्टेनियस बहुत ज़्यादा होता है, उसका रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए इसका क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज द, जैसे ही आप मिलाओगे इसमें, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस को जैसे डिसॉल्व कर रहे हो, गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, ओके। एज देयर एंट्रोपी, मैं समझाता हूं, एक बार लिख लो, एज देयर एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डेल्टा, एंट्रोपी को कैसे करते हैं, डेल्टा एस इज लेस देन 0, डेल्टा एच भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। एक्सोथर्मिक के लिए यही वाला केस हुआ, अभी पिछले में बता रखा था। तो बेसिकली हमारा जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो डिसोल्यूशन होगा, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम गैस होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म ये होता है, तो उसको ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, याद रखना, वो एक्सोथर्मिक ऑलरेडी है, ठीक है। जहाँ पे भी एक्सोथर्मिक है तो हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट अब हम लोग यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अब इसके हम लोग वेरियस एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल जो आता है हेनरी लॉ का, ठीक है, हेनरी लॉ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है तो इसको यहीं तक रखेंगे, हेनरी लॉ को करा देता हूँ आज, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। हेनरी लॉ,
हेनरी लॉ क्या होता है बेसिकली भाई, अगर देखोगे जो वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉलिड वाला पार्टिकल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ओके, तो अगर इसको लिखना चाहो तो याद रखना इट लिख लो, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा ही। इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेनरी लॉ, बेसिकली लिखना। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने निकालना पहले बता दिया, तो अगर ये साइन हटता है तो यहाँ पे आता है KH, दैट इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट हो गया। मोल फ्रैक्शन निकालना हमने पहले बता दिया था। तो ये डिफाइन ध्यान में रखना, हेनरी के लिए क्या होता है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालना कर दिया था, वहां से देख के इसका न्यूमेरिकल वगैरह कर लेते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो सेकंड फैक्टर आता है, इसकी हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है। तो ये आई होप लिख लिए होगे, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखवा देता हूँ, सो डेट हेनरी लॉ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट में उसको अच्छे से कर लेंगे। थर्ड में हम लोग जो करेंगे कॉलिगेटिव, टोटली डिपेंड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय न्यूमेरिकल्स। ओके, न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो हमारा स्टार्ट होगा बेसिकली राउल्ट्स लॉ से, हेनरी लॉ के भी ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बट जो मेन आता है हमारे पास वो आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अच्छी न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अगर हम लोग इसमें देखें इसका एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पहला देखोगे, पहला तो एक होता है सॉल्युबिलिटी को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोक वाला एग्जांपल हो गया ना, तो CO2 को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग, है ना, कोक में डिसॉल्व करता है अंडर हाई प्रेशर, हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा आता है, एक होता है बेंड। अब बेंड क्या होता है बेसिकली, अगर बेंड देखो, बेंड इज द काइंड ऑफ डिजीज जिसमें जैसे अगर देखोगे जब हम लोग डीप डाइव वाटर में जाते हैं ना, जब वाटर में जाते हैं तो क्या होता है, अभी नॉर्मल अगर एटमॉस्फेयर में देखो हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, बट जैसे जैसे वाटर में जा रहे हैं तो वाटर का बॉडी बहुत ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हो सकते हैं जो हमारी नर्व्स है ना, वो हो सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से उसमें बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे भी आप आओगे तो ब्रस्ट होने का चांसेस है। बट तो इसीलिए बेंड एक डिजीज़ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको एवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं वो अपने एक सिलेंडर लेते हैं जिसमें फिलिंग होता है हीलियम गैस का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फिल होता है, ठीक है। उनका कॉम्पोजिशन थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो बेंड्स वाले में जो कॉम्पोजिशन होता है 11.7% ऑफ हीलियम गैस होता है, ठीक है, और 56.2% जो होगा वो नाइट्रोजन गैस होगा, एंड रिमेनिंग 32.1% जो होगा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये फिलिंग होता है बेंड्स वाले में। तो पहले हमने पढ़ा CO2 का डिसॉल्व होने का, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा बेंड्स, ठीक है, फैक्टर की जाते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली स्कूबा डाइवर्स ये वाले सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें इन कंपोजिशन का फिक्स होता है। थर्ड जो होता है हमारे पास एनॉक्सिया। थर्ड क्या होता है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे गए, तो जब कभी कभी क्या होता है डिजीनेस होने लगता है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम है, सो डैट क्या होता है डिजीनेस होता है और कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो अगर देखेंगे हम लोग एनॉक्सिया में, तो ये कह सकते हो कि हाई एल्टीट्यूड पे एनॉक्सिया होता है ना, चक्कर आने लगता है, डिजीनेस, सेम थिंग, डिजीनेस, और बहुत लोगों को नॉजिया होने लगता है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एनॉक्सिया में आते हैं, ठीक है। तो ओके, हमने क्या किया, कवर कर लिया, हेनरी लॉ तक कवर कर लिया अच्छे से डिटेल में, ठीक है।
यस थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, रीजन क्या है क्योंकि अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट, इसको थ्योरी को ऐसे नहीं स्किप कर सकते, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रुक जाओ, विथ जो है विथ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ कर लेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के सारे क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। विथ फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नीट के क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अपने स्टार्टिंग में न्यू बैच के अकॉर्डिंग एकदम सेम टर्म फॉलो होगा, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो जनरली अपलोड 3 हफ्ते में 3 दिन आएगा, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, ऑल द बेस्ट।